उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको चंद तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, क्योंकि अमेरिका के इतिहास में हाल के वक्त में या हाल के सालों में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जो अभी लास्ट सैटरडे को देखने को मिला, यानी कि 28 मार्च को। अमेरिका इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहा है। जंग का आज 31वां दिन है। 28 फरवरी को यह जंग शुरू हुई और आज 30 मार्च। इसी जंग के खिलाफ अमेरिका के 300 शहरों में 300 सिटीज, करीब 90 लाख 9 मिलियन लोग सड़कों पर उतर आए। क्या है वो कैलिफोर्निया हो, वॉशिंगटन डीसी हो, बोस्टन हो, मिशिगन हो, न्यूयॉर्क हो, जितने भी आप शहरों के नाम, स्टेट के नाम आप सोचते जाइए, उन शहरों की तस्वीर थी। एक साथ एक दिन में 300 शहर में और 90 लाख लोग सड़कों पर हों तो अंदाजा लगाइए कि उनमें कितना गुस्सा होगा। ये तमाम लोग नो किंग्स नाम की एक विरोध प्रदर्शन रैली में हिस्सा ले रहे थे। इनके हाथों में पैम्फलेट, इनके हाथों में बैनर, इनके हाथों में पोस्टर, और ये सभी ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। गुस्से की वजह थी अमेरिका का ईरान के साथ जंग करना और फिर ट्रंप के बहुत सारे जो फैसले हाल के वक्त में हुए वो लेकर। लेकिन मेन मुद्दा था जंग। अमेरिका के ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि ईरान पर अमेरिका को हमला नहीं करना चाहिए था। ईरान के साथ जंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ईरान अमेरिका के लिए कोई थ्रेट नहीं था। ईरान ने कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना लिए थे। सिर्फ और सिर्फ इजराइल के कहने पर और ट्रंप ने अपनी मनमानी से इस जंग की शुरुआत कर दी, जिससे कई अमेरिकी सैनिकों को नुकसान हुआ, उनकी जान गई। और जानबूझकर एक राष्ट्रपति ने अपने देश को इस जंग में झोंक डाला। 30 दिन से ज़्यादा हो गए, 31वां दिन है, जंग खत्म होने का नाम नहीं। और जिस तरीके से ईरान ने पलटवार किया, खुद अमेरिका हैरान है। तो इसी ट्रंप के फैसले के खिलाफ 90 लाख लोग एक दिन में अमेरिका के 300 शहरों में अगर सड़क पर उतर आए हों तो सोचिए क्या होगा। मुझे याद है 28 फरवरी को जब इस जंग की शुरुआत हुई थी, जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर तेहरान पर हमला किया था, और पहली बार 28 फरवरी की रात 1:37 पर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, पहली बार ऐलान किया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी और उनके साथ ईरान की टॉप लीडरशिप के तमाम लोग मारे गए। और उसी पोस्ट में एक जगह उन्होंने जिक्र किया कि अब ईरान की जनता आगे बढ़ो और ईरान पर कब्जा कर लो। मतलब ईरान की जनता को भड़काने वाला ये एक पोस्ट था। और उसकी वजह ये थी कि दिसंबर में ईरान में एक आंदोलन शुरू हुआ था, वहाँ की सरकार और खामेनी की सरकार के खिलाफ ही, वहाँ के सुप्रीम लीडर और ईरान की सरकार के खिलाफ। ईरानी जनता गुस्से में थी। तो ट्रंप और नेतन्याहू को यही लगा कि यह मौका अच्छा है, ईरानी आवाम गुस्से में है, चलो ईरान में तख्ता पलट करते हैं। तो जब 28 फरवरी को पहले हमले में ही सुप्रीम लीडर मारे गए, उसके बाद ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हुई, तब इन दोनों ने को लगा कि आसान है, और ट्रंप ने ये पोस्ट किया जिसमें साफ साफ है कि बेहतरीन मौका है ईरान की जनता के लिए, आओ और अपनी सरकार पर कब्जा करो, मतलब तख्ता पलट कर दो। ट्रंप ने सोचा नहीं था कि उनका ये पोस्ट 1 महीने के बाद उन्हीं के खिलाफ जाने वाला है। वो ईरान के लोगों को तख्ता पलट के लिए उकसाने और भड़काने का काम कर रहे थे। 1 महीने बाद 28 मार्च को शनिवार के दिन अमेरिका के 300 शहरों में 90 लाख लोग सड़क पर उन्हीं ट्रंप के खिलाफ थे। इस तरीके से वक्त बदलता और कहते हैं कि जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं। अमेरिकी जनता ने जो वहाँ पे प्रदर्शन किया उसमें बार बार यही कह रहे थे कि हम एक डेमोक्रेसी वाले देश हैं, लोकतंत्र हैं, और जिस तरीके से ट्रंप बर्ताव कर रहे हैं वो एक किंग जैसा काम कर रहे हैं, एक राजा जैसा, और हमें डिक्टेटर और राजा नहीं चाहिए। हमने उन्हें प्रेसिडेंट चुना है, वो प्रेसिडेंट ही रहे और ईरान पर जंग रोकें। इसके लिए 90 लाख लोग, जाहिर सी बात इतनी बड़ी तादाद में अगर ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं तो ट्रंप दबाव में है, पहले से ही दबाव में है। दुनिया के तमाम देश ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ हैं। उनके अपने नाटो के देश वो इस जंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। और आज 30 मार्च की बात है, शाम को स्पेन ने ऐलान किया है, नाटो देश का मेंबर है, कि अब अमेरिकी जंगी जहाज के लिए स्पेन का एयर स्पेस बंद रहेगा। मतलब स्पेन के आसमान से अमेरिका की जंगी जहाज नहीं उड़ सकते। तो ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगता है कि खुद अमेरिका के लोग इस जंग के खिलाफ कितने गुस्से में हैं। अब आइए आपको आज की कहानी सुनाता हूं। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी ने ईरानी मीडिया के जरिए एक लेटर जारी किया
लेटर क्या है? ये एक धमकी है, एक अल्टीमेटम है सीधे अमेरिका के लिए। इस लेटर में लिखा गया है अनाउंसमेंट नंबर 50, अनाउंसमेंट नंबर 50, यानी इससे पहले 49 अनाउंसमेंट कर चुके हैं वो। अनाउंसमेंट नंबर 50 ऑफ ट्रू प्रॉमिस 4। ट्रू प्रॉमिस 4 ईरान ने इस जंग का नाम रखा है जो इजराइल और अमेरिका के साथ वो लड़ रहा है। तो अनाउंसमेंट नंबर 50 ऑफ ट्रू प्रॉमिस 4 अमेरिका के अपराधी शासक को चेतावनी, सीधे एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के नाम है। अब ये वो ओरिजिनल लेटर है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स मैं अब आपको पढ़ के सुनाता हूं, कुछ हिस्से हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में है ये। व्हाइट हाउस के नासमझ शासकों को यह चेतावनी दी जाती है कि अब से उनकी तरफ से कब्जा किए गए तमाम यूनिवर्सिटी के साथ ही पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी यूनिवर्सिटी तब तक हमारे निशाने पर होंगे जब तक कि ईरान की यूनिवर्सिटी में हुई तबाही के बदले ऐसे 2 संस्थानों पर जवाबी हमला न कर दिया जाए। आगे बताऊंगा ये इसका मतलब क्या है। हम अमेरिकन यूनिवर्सिटी के तमाम कर्मचारी, प्रोफेसर और छात्रों के साथ साथ इन यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द रहने वाले सभी लोगों को ये सलाह दे रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए इन यूनिवर्सिटी से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर रहें। अगर अमेरिकी शासन ये चाहती है कि इस इलाके में उनके यूनिवर्सिटी को जवाबी कार्रवाई के तौर पर निशाना न बनाया जाए, तो वो तेहरान के समय के मुताबिक 30 मार्च की दोपहर 12 बजे तक, आज 30 मार्च की दोपहर 12 बजे तक यूनिवर्सिटी पर किए गए हमलों की निंदा करते हुए आधिकारिक बयान जारी करें। IRGC ने यह धमकी अमेरिका के लिए, अमेरिकी सरकार के लिए, ट्रंप के लिए, और उनका यह कहना है कि अगर आज 30 मार्च की दोपहर 12 बजे तक अमेरिका तेहरान में हुई 2 उनकी नामचीन यूनिवर्सिटी पर जो बम गिराए हैं इजराइल और अमेरिका ने, अगर उसकी निंदा नहीं करते हैं, अगर उसकी मजम्मत नहीं करते हैं, तो ईरान 12 बजे के बाद 30 मार्च की दोपहर आज़ाद है मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद हर अमेरिकी यूनिवर्सिटी पर बम बरसाने के लिए। तेहरान हमसे 2 घंटा पीछे है। जब भारत में दोपहर के 2 बजे थे, तब तेहरान में दोपहर के 12 बजे थे। 30 मार्च की तारीख है, तो आज इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर 2 बजे ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की दी गई इस धमकी की मोहलत खत्म हो गई, लेकिन 12 बजे तक अमेरिका ने तेहरान की 2 यूनिवर्सिटी पर जो बम गिरा है उसके लिए कोई माफ़ी नहीं मांगी, कोई निंदा नहीं की, ना ऐसा कहा कि हमें अफसोस है। तो जो अल्टीमेटम दिया था ईरान ने, वो मोहलत खत्म हो गई 2 बजे। अब ईरान ने साफ धमकी दी है कि अगर मोहलत खत्म हो गई और निंदा नहीं की, तो फिर हम अमेरिकी यूनिवर्सिटी और इजराइल में मौजूद यूनिवर्सिटी को निशाना बनाएंगे। अब इस धमकी के बाद से पूरे मिडिल ईस्ट के देशों में एक दहशत से आ गई, क्योंकि हजारों स्टूडेंट पढ़ते हैं अमेरिका की अलग अलग यूनिवर्सिटी जो मिडिल ईस्ट के, चाहे वो उधर UAE हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, अबू धाबी में और जैसे दुबई में, इन सब जगह पर अमेरिकी यूनिवर्सिटी है। उसमें अपने इंडियन करीब, इन तमाम अमेरिकी यूनिवर्सिटी अगर मिडिल ईस्ट की देखें तो 15% के आसपास तो हमारे इंडियन स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं। तो जब ये हुआ तो इसके बाद फौरन इन देशों ने यूनिवर्सिटी के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया और क्लासेस को कहा कि अब ऑनलाइन होगी, यूनिवर्सिटी बंद। प्रोफेसर और स्टाफ और स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप यहाँ से जाएं, और साथ ही यूनिवर्सिटी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जिन यूनिवर्सिटी को सबसे ज़्यादा खतरा है अमेरिका की इस धमकी के बाद, उनमें है कतर में पूरी एक एजुकेशन सिटी है, एक एजुकेशन सिटी जैसे दुबई में भी एक है। तो उस एजुकेशन सिटी में दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें सबसे ज़्यादा 6 अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ नामी गिरामी, वहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा टेक्सास A&M, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी, कार्नेगी मेलन, व्हील कार्नेल मेडिसिन, अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत, ये लेबनान में है। इसके अलावा UAE में और दुबई में, अबू धाबी में यूनिवर्सिटी भी अमेरिका की निशाने पर है। इजराइल में इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ की IIT, और जिसे इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मिडिल ईस्ट का MIT कहा जाता है। साथ ही हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम, तेल अवीव यूनिवर्सिटी, इन सारी यूनिवर्सिटी पर अब एक साथ खतरा है। मिडिल ईस्ट के सारे देशों पर, इजराइल के देशों पर, जहाँ जहाँ अमेरिकी की मदद से यूनिवर्सिटी चल रही।
अब सवाल यह है कि एक जंग जो शुरुआत हुई, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इस तरह से किया कि ईरान में न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट और न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, फिर वहाँ के सैन्य ठिकाने पर, फिर ये वापस पहुंचा तेल और गैस पर, और अब ये जंग क्लासरूम तक पहुंच गई। ईरान ने यह धमकी क्यों दी? जाहिर सी बात है, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ बम गिराना आप किसी भी कीमत पर सही नहीं करार दे सकते, फिर चाहे वो कोई भी देश हो, ईरान ही क्यों ना हो। अगर ईरान यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस पर बम गिराता है, स्कूलों में बम गिराता है, तो यह गलत है, मानवीय पहलू से, हर पहलू से गलत है, क्योंकि उनका जंग से क्या लेना देना। तो ईरान ने ये ओपनली खुलेआम धमकी क्यों दी? तो इसकी वजह है 3। पहली, 28 मार्च को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तेहरान में मौजूद 93 ईयर ओल्ड ईरान की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में से एक पर बम गिराया। ये जो यूनिवर्सिटी है, ईरानी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 97 साल पुरानी है यूनिवर्सिटी, 19,000 बच्चे पढ़ते हैं, वर्ल्ड की रैंकिंग में टॉप 100 में ये यूनिवर्सिटी आती है। जैसे हमारे यहाँ यूपीएससी का एग्जाम पास करना बड़ा मुश्किल होता है, कहते हैं कि इस ईरानी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दाखिला बहुत मुश्किल है, गिने चुने बच्चे सबसे मोस्ट टैलेंटेड होते हैं वो यहाँ आते हैं। ईरान के नामचीन साइंटिस्ट, चाहे वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, सब इसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले। 28 मार्च को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर इस यूनिवर्सिटी पर, जो इंजीनियरिंग कॉलेज का ईरान का सबसे बड़ा और सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, उस पर बम गिराया, उसे बर्बाद कर दिया। इसके बाद ये यहीं नहीं रुके, दूसरी यूनिवर्सिटी है इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इस्फहान में ईरान का न्यूक्लियर साइट भी है, बहुत मशहूर। तो इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर भी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बम बरसा दिया, इसे भी तबाह कर दिया। इसके अलावा वो जो यहाँ की रेड सोसाइटी है ईरान की, उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक के 1 महीने की जंग में इजराइल और अमेरिका ने ईरान में 600, बल्कि मोर देन 600 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर बमबारी की, 600 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थानों पर हमले किए। और इन सब की शुरुआत होती है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को इस शुरुआत तब हुई थी जब आपको कहानी याद होगी कि सुबह करीब 9:40 पर तेहरान में इजराइल ने बमबारी की। तेहरान की एक बिल्डिंग में, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी, ईरान की टॉप लीडरशिप, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के टॉप कमांडर एक साथ एक छत के नीचे मीटिंग करने वाले थे, और इसमें खामेनी समेत 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। यह हमला हुआ था 9:40 पर सुबह 28 फरवरी को। इस हमले के ठीक 40 मिनट बाद 10:20 ईरान की राजधानी तेहरान से दूर एक और हमला होता है, और यह हमला हुआ था मीनाब शहर में। मीनाब शहर में एक स्कूल है, गर्ल्स स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जहां छोटी बच्चियां पढ़ती हैं। तो इसी स्कूल में, जो मीनाब के पास ये स्कूल मौजूद है, 10:20 पर 28 फरवरी को तेहरान पर हुए हमले के बाद दूसरा हमला था। 3 मिसाइल एक के बाद एक यहां पर गिरी थी। अब इस स्कूल में मिसाइल गिराने का क्या मतलब था? तो इस स्कूल की खासियत यह है कि इस स्कूल के ठीक सामने हॉर्मुज स्ट्रीट मीनाब शहर के करीब है। जब इस स्कूल में पहली बार मिसाइल गिराया 10:20 पर, तब लड़कियां क्लासरूम में थे, छोटी छोटी बच्चियां थी। जब बम गिरा तो अफरा तफरी फैली, जो टीचर स्टाफ फौरन उन्हें उठाकर या भगाकर अपने साथ प्रेयर रूम में ले गए। जब ये सारी बच्चियां प्रेयर रूम में पहुंची, तभी दूसरा मिसाइल गिरता अगर स्कूल पर, और ये दूसरा मिसाइल उसी प्रेयर रूम में गिरता। फिर तीसरा मिसाइल स्कूल के कैंपस के बराबर में गिरता है। 10:20 पर एक स्कूल में, जो इस मीनाब शहर की गर्ल्स स्कूल, 264 बच्चियां यहां पढ़ती थी। जब ये हमला हुआ, उसके बाद लाशों की गिनती हुई तो 163 बच्चियों की लाशें इस स्कूल के अंदर से बरामद हुई। 264 पढ़ती थी, उनमें से 163 की मौत हो गई, बाकी स्टाफ।
कुछ जख्मी हुए, फिर धीरे धीरे गिनती हुई 175, 175 बच्चियां और स्कूल के स्टाफ इस मीनाब शहर में, इस स्कूल में अमेरिका और इजराइल की इस बमबारी में मारी गई। अब सवाल यह था कि एक स्कूल पर अमेरिका या इजराइल कैसे हमला कर सकता है। पूछा गया, डोनाल्ड ट्रंप ने तब कहा कि नहीं, ईरान पर यह हमला अमेरिका ने नहीं किया। उन्होंने बल्कि तब यह भी कहा था, रिकॉर्ड पर है, कि हमला ईरान नहीं किया, क्योंकि आप सबको पता है कि ईरान की मिसाइलें और जो बम है उनका निशाना बड़ा गलत होता है, कभी अपने ऊपर ही गिर जाता है। फिर वहां के दूसरे मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, हम इसकी अभी जांच कर रहे हैं, पेंटागन इसकी जांच करेगा। फिर धीरे धीरे जांच हुई और आखिरकार अमेरिका ने मान लिया कि हाँ, ये टॉम हॉक मिसाइल थी जो इस स्कूल पर गिराई गई, क्योंकि उसके सारे पुर्जे और सारी चीज़ें मिली। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर अमेरिकी मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने रिपोर्ट छाप दी वहाँ के हवाले से कि गलती अमेरिका की तरफ से थी, स्कूल पर अमेरिका ने मिसाइल दागे। लेकिन साथ में एक सफाई दी गई। उन्होंने कहा कि असल में हमसे गलती हो गई थी, हमें पुराने नक्शे और पुरानी तस्वीरें दी गई थी और इस वजह से हम पहचान नहीं पाए कि ये स्कूल है, वरना हमारा टारगेट ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड का सैन्य अड्डा था। अब ये सफाई तो दे दी, लेकिन खुद इस हमले के बाद जो अमेरिका की एक 17 साल तक सेना में रही काउंटर टेररिज्म की अफसर हैं, उनका नाम है जोसेफिन गिल्बो। उन्होंने पूरा एक मीडिया के सामने आकर स्टेटमेंट दिया। 17 साल तक रही और टेररिज्म को लेकर ही उनका, और खुफिया विभाग में भी रही हैं वो। तो जोसेफिन गिल्बो ने जो सच्चाई दुनिया के सामने रखी वो बेहद चौंकाने वाली है। उन्होंने ये कहा कि जब भी इस तरह से कोई मिसाइल के हमले होते हैं और टॉम हॉक की मिसाइलें जब दागी जाती हैं किसी जंगी जहाज से, तो वहां पे एक बेहद एडवांस कैमरा होता है जो तस्वीरें लेता रहता है ऑन बोर्ड। उसी वक्त सैटेलाइट की तस्वीरें लाइव आती रहती हैं और उससे आप अपने टारगेट को देखते हैं। और चूंकि उन्होंने कहा मैं 17 साल रही हूं अमेरिकी सेना में, मुझे पता है आयन वक्त पर भी हम लोग क्या तस्वीर लाइव देखते हैं, हर बड़े ऑपरेशन में, हर बड़े टारगेट पर। और सैटेलाइट की इमेज भी बिल्कुल क्लियर होती है। ऑन बोर्ड जो कैमरा होता है उसका रेजोल्यूशन भी बिल्कुल शानदार होता है। तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त टॉम हॉक मिसाइलों से इस स्कूल को निशाना बनाया जा रहा था, तब सैटेलाइट की तस्वीरें भी और ऑनबोर्ड कैमरे से भी तस्वीरें ये साफ दिखा रही थी कि इस मीनाब स्कूल की दीवारों पर बच्चों की और बच्चों के जरिए बनाई गई तस्वीरें हैं। वो तस्वीरें ये हैं। तो जब बच्चों की तस्वीरें हैं, बच्चों की बनाई हुई तस्वीरें हैं, बच्चे दिखाई दे रहे हैं सैटेलाइट तस्वीर में, कैमरे में, तो फिर गलती कैसे हो सकती है? तो फिर ये बताया गया कि असल में उन्हें 15 साल पुरानी इमेज दे दी गई थी और उस 15 साल पुरानी इमेज के हिसाब से हमें लगा कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड का सैन्य ठिकाना है, इसलिए हमने एक के बाद एक 3 मिसाइल दाग दी। अब सवाल ये है कि 15 साल पुरानी इमेज आपको दे दी, लेकिन जब खुद आपकी एक अफसर बता रही कि हर ऑपरेशन से पहले उस वक्त भी हम लोग लाइव इमेज देखते हैं ताकि सिविलियन की कैजुअलिटी ना हो, तो आसपास उस इमारत की और तो कोई नहीं है, तो आप उस दिन उस वक्त सैटेलाइट की इमेज आपके पास, ऑन बोर्ड कैमरे की तस्वीरें आपके पास, और आप कह रहे हैं कि 15 साल पुराने डेटा और 15 साल पुरानी इमेज की वजह से ये गलती हो गई, तो ये सरासर झूठ है। क्योंकि जोसेफिन गिल्बो के हिसाब से लाइव तस्वीरें देखने के बाद उसी वक्त ऑपरेशन से लास्ट सेकंड तक ये लोग सैटेलाइट इमेज और तस्वीरें देखते हैं और फिर ऑर्डर दिया जाता है कि हमला करो। लेकिन मीनाब स्कूल के बारे में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे ये हमला कर दिया। अब इस सिलसिले में 2 लोगों के नाम अभी ईरानी एम्बेसी के कुछ देशों के जो मौजूद हैं वहाँ से उन्होंने एक रिलीज जारी किया ईरान की तरफ से। असल में ईरानी एम्बेसी जो भारत में है, दक्षिण अफ्रीका में और नाइजीरिया में, वहाँ इन एम्बेसी के थ्रू, इन दूतावासों के थ्रू एक प्रेस रिलीज जारी की गई और पहली बार मीनाब स्कूल की इन बच्चियों 175 पौने 200 बच्चियों की मौत के लिए अमेरिका के 2 अफसर को जिम्मेदार ठहराया गया। उनके नाम और उनकी पहचान और उनकी तस्वीर जारी की गई। ये हैं वो 2 अफसर जिनकी तस्वीर जारी की गई है। इनमें से एक हैं कमांडर ली आर टेट और दूसरे हैं एग्जीक्यूटिव अफसर जेफरी ई यॉर्क।
ये दोनों अमेरिकी नेवी के अफसर हैं और यही वो दो थे जिन्होंने टॉम हॉक मिसाइल 3 मिसाइल मीनाब स्कूल की उन बच्चियों पर दागे थे। इन्होंने ये ऑर्डर दिया था। अब ईरानी एम्बेसी ने इन दोनों के नाम जारी किए और इन दोनों की पहचान उजागर की है। खुद जोसेफिन गिल्बो का कहना है कि जब वो टेररिज्म डिपार्टमेंट में थी तो उन्हें बताया गया था टेररिज्म का मतलब क्या है, लेकिन इस जंग के दौरान जो कुछ हुआ उसके बाद उनकी टेररिज्म को लेकर सोच ही बदल गई है। वो खुद से सवाल पूछ रहे हैं कि असली टेररिस्ट कौन है। जब मीनाब की इन स्कूली बच्चियों की मौत हुई थी, तादाद इतनी ज़्यादा थी लाशों की 175, उनमें से करीब 163 तो बच्चियां थी जिनकी उम्र प्राइमरी स्कूल में थी, इसलिए उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 4 साल से लेकर 9 साल के बीच में, कुछ 10 साल। तो फिर लाशें इतनी थी कि कब्र खोदने वाले लोग कम पड़ गए थे और इतनी बड़ी तादाद में कब्र खोदनी थी, 250 कब्र एक साथ। जेसीबी मशीनें बुलानी पड़ी और फिर एक खुले मैदान में ये कब्र खोदी गई। देखते देखते मीनाब शहर में उस दिन एक नया कब्रिस्तान बन गया था, पहले से वो था नहीं। और इसके बाद जब जनाजा निकला इन बच्चियों का तो इजराइल और अमेरिका ईरान के हर शहर हर जगहों पर बमबारी कर रहा था। लोग डरे हुए थे, दहशत में घरों में थे। लेकिन उस रोज इजराइल और अमेरिका की इस बमबारी से बेखौफ होकर हजारों लोग सड़कों पर निकले इस जनाजे के साथ और फिर इन 163 बच्चियों और उनके उस्तादों को कब्रिस्तान में ले जाकर दफनाया गया। ये जंग आज नहीं तो कल थम जाएगी, रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बच्चियां शायद कभी इजराइल और अमेरिका का पीछा ना छोड़ें। उन्हें खुद इस बात की गिलानी होगी कि जंग की इस जीत और हार के जोश में या फिर भूख में कैसे छोटे छोटे बच्चियों को निशाना बनाया। जंग हमेशा बर्बादी लाती है, हम सब जानते हैं, लेकिन जंग इस कदर आगे बढ़े कि स्कूलों तक को निशाना बनाए। खाली उस दीवार पे, मीनाब की उस स्कूल के दीवार पे अगर उन बच्चियों की आप तस्वीरें देख लें, कलेजा फटने लगता है। अब पता नहीं 31वां दिन तो हो गया है, धमकियां जारी हैं और अब ये नया ईरान की तरफ से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी है अमेरिका का है, उस पर हम बमबारी करेंगे। मालूम ही नहीं ये जंग हम सबको कहाँ तक ले जाए और आने वाले दिन क्या हो। बस इस दुआ के साथ कि अच्छा हो, बुरा ना हो, सभी को अकल आए, सुध आए, जंग रुक जाए, थम जाए। तो आज इतना ही। अब आपसे मिलेंगे कल रात 9 बजे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।